तो दोस्तों आपका स्वागत है प्यारे से मैगी सू चैनल में। और मैं आज आपके लिए फुल प्यारी सी मूवी हिंदी लव स्टोरी लेके आई हूँ जो कि आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो आइए इस कहानी को चालू करते हैं। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट करना कि आपको स्टोरी कैसी लगी। तो सबसे पहले इस कहानी में हमारी हीरोइन का नाम फैंग होता है और इस कहानी में हमारे हीरो का नाम मिस्टर जियांग होता है। तो आइए इस ड्रामा को चालू करते हैं। तो सबसे पहले इस हमारी हीरोइन को पता चलता है कि जो उसका हस्बैंड है वो बिज़नेस मीटिंग ख़त्म करके चाइना वापस आ रहा है। वो उसे ऐसा मैसेज में बोलता है तो मैसेज में रिप्लाई करती है ओके। इसके बाद उसे अपने कलीग्स और अपनी फ्रेंड से पता चलता है कि कंपनी के नए बॉस आने वाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा हैंडसम भी है एंड उनका बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा अच्छा है। लेकिन हमारी हीरोइन को इन चीज़ों से बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता है। अब रात को वो अपने घर पे होती है और अपने हस्बैंड के बारे में सोच रही होती है क्योंकि उनकी शादी को पूरे 3 साल हो गए होते हैं। हमारी हीरोइन फैंग यूपो सो रही होती है। उसका हस्बैंड मिस्टर जियांग आके उसे किस करता है एंड वो नोटिस करता है कि उसके फेस पे दाने दाने हो गए। वो उससे पूछता है कि ये कैसे हो गया, तुम ठीक हो ना। वो बोलती है बस छोटी सी एलर्जी है। लेकिन उसका दिल नहीं मानता और वो उसकी ज़्यादा केयर करने लगता है। फिर वो परेशान हो जाता है उन दानों को देख के और तुरंत ही उठता है एंड उसके लिए कपड़ों का सेट लगता है और उसे बोलता है जल्दी से फटाफट चेंज करके आओ। वो मना करती है लेकिन वो उसे घूर के देखता है कि मैंने कहा ना तैयार होके चलो हॉस्पिटल। तो वो तैयार होके आ जाती है। अब वो हॉस्पिटल में होती है तभी उसकी मम्मी उसे फ़ोन करती है कि तुम्हारे हस्बैंड के साथ तुम्हें 3 साल हो गए और अभी तक तुमने कोई चाइल्ड भी प्लानिंग नहीं करी और तुम क्या कर रही हो। फटाफट जल्दी से अपने हस्बैंड के साथ एक डिनर के लिए आ जाओ क्योंकि तुम्हारे डैड को डील चाहिए। तो तुम्हारे डैड बात करना चाहते हैं तुम्हारे फियांसी से। वो मना भी करती है कि वो बिज़ी है एंड उसका हस्बैंड भी, उसकी मॉम बोलती है ये मत बोलो कि वो तुम्हारा पहले जीजा जी था, तुमने अपने बहन के पति को तुमने छीन लिया और तुमने उसे अपना पति बना लिया, तुम्हें शर्म नहीं आती। ये शादी हमने तुम्हारी बड़ी बहन के लिए फिक्स किया था लेकिन एंड टाइम पे मुझे नहीं पता कि मिस्टर जियांग ने तुमसे शादी क्यों करी। थोड़ी देर बाद फ़ोन कट जाता है। मिस्टर जियांग बोलता चलो हमें डॉक्टर के पास चलना है। डॉक्टर के पास जाती है। वो मन के अंदर सोच रही होती है कि डॉक्टर को ये ना पता चल जाए कि मैंने बर्थ कंट्रोल पिल्स खाई। उसका हस्बैंड पूछता है डॉक्टर क्या हो गया मेरी वाइफ को। जहाँ पे डॉक्टर बोलते हैं बस इन्हें किसी चीज़ से एलर्जी है और मिस्टर जियांग से बोलते हैं कि अगर आप अभी चाइल्ड के बारे में नहीं सोचते तो अपनी वाइफ को दवा ना खिलाएं। इसके और भी तरीके, इसकी वजह से आपकी वाइफ के फेस पे एलर्जी हुई है क्योंकि उन्होंने दवा खाई थी। ये सुनने के बाद हमारा हीरो कुछ नहीं बोलता, चुपचाप उसका बैग लेता है, वहाँ से जा रहा होता है। वो मन के अंदर सोचती है कि ये शादी तो बिजनेस मैरिज शादी थी और वो मुझे लव तो करता नहीं, उसे क्या ही फ़र्क पड़ता होगा। फिर सोचती मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं इस वक्त क्या करूँ। इसके बाद वो घर जाती है फांग यूपे एंड हमारी हीरोइन का नाम पूरा फांग यूपे होता है। तो मैं आपको बता दे रही हूँ। मिस्टर जियांग उसे दवा देते हैं कि जल्दी से खा लो क्योंकि तुम्हारे फेस पे दाने अच्छे नहीं लग रहे। उस दवा को खा लेती है एंड उसे दवा बहुत ज़्यादा कड़वी लगती है और वो चुपचाप बैठ जाता है, काम करने लगता है। और वो देखता भी है कि जो उसकी वाइफ है वो बहुत ज़्यादा क्यूट है एंड दवा खाने के बाद उसकी हरकतें और भी ज़्यादा क्यूट हो जाती हैं। वो उसे अपनी तरफ खींचता है एंड उसे बैठालता है और वो उसे बोलता है कि देखो तुम्हारे फेस पे दाने बिल्कुल भी नहीं अच्छे लग रहे हैं। वो उसे बोलती तो तुम्हारा क्या मतलब है कि मैं बदसूरत हूँ। ये सुनने के बाद वो हंसता और बोलता नहीं तुम बदसूरत नहीं हो लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम अपने चेहरे को नॉर्मल रखो जिससे तुम्हें कभी बुरा ना फील हो और ना तुम्हारा लोग मजाक उड़ाए। ये सुनने के बाद वो कुछ नहीं बोलती, फिर वहाँ से उठ के भाग रही होती है। फिर वो उसकी दवा के बारे में पूछता है कि तुमने दवा कैसी लगी। वो बोलती है बहुत ज़्यादा कड़वी थी, तुम्हें कैसे पता, तुमने कौन सी दवा खाई है। ये सुनने के बाद वह स्माइल करता है और उसे किस कर लेता है, बोलता हाँ वाकई दवा बहुत ज़्यादा कड़वी थी। इसके बाद हमारी हीरोइन को लगता है कि अच्छा मौका है एंड वो अपने पति से बोलती है कि क्या तुम हमारे साथ फैमिली डिनर में चलोगे, मेरी मॉम डैड तुम्हें बुला रहे हैं। वो बोलता है नहीं उसे काम है एंड उसकी मीटिंग होने वाली है 20 मिनट में चालू, तो तुम जाके अपने कमरे में आराम करो। वो देखती है कि वो बात नहीं सुन रहा और वो ना जाने को तैयार है फैमिली डिनर में, तो मेरे घर वाले मुझ पर चिल्लाएंगे। तो उसे मनाने का फैसला करती है एंड जानबूझ के उसे किस कर रही होती है कि जिससे वो खुश हो जाए और मेरे साथ फैमिली डिनर पार्टी में चले। तो तैयार हो जाता है इस चीज़ के लिए। फिर दोनों साथ में नाइट स्पेंड करते हैं। अगले दिन का हम सीन ये देखते हैं जहाँ पे वो जाती है अपने मॉम डैड से मिलने के लिए। लेकिन मॉम डैड उसे देख के बिल्कुल भी खुश नहीं होते हैं। मॉम उससे पूछते हैं कि तुम्हारा पति कहाँ है। वो जब जवाब नहीं देती तो उस पर चिल्ला रही होती हैं। तभी पीछे से हमारा हीरो आ जाता और बोलता है मॉम मैं इधर हूँ, और गिफ्ट्स भी लेके आया होता है। उसकी मॉम कैंची मांगती है कि कैंची दे दो, मैं थोड़ा फ्लावर वगैरह ठीक कर रही हूँ। वो कैंची देती तो है एंड उसके हाथ में कट लग जाता है लेकिन उसकी माँ को बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता। वो तो बस अपना पौधे
ठीक करने में लगी होती है फ्लावर्स की कटिंग में, और वो उसे बोल रही होती है कि तुम चाइल्ड की प्लानिंग कब कर रही हो। वो बोलती है कि वो अभी बहुत ज़्यादा बिजी है। मॉम बोलती है कि ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारा हस्बैंड खुद नहीं चाहता ये सब। ये मत बोलो कि तुम लोगों की शादी को 3 साल हो गए, तुम लोगों को अपनी फीलिंग्स बढ़ानी चाहिए। अगर तुमने मिस्टर जियांग से शादी ना की होती तो तुम्हारी बड़ी बहन ने शादी की होती तो वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते, क्योंकि तुमने अपनी बहन की शादी चुरा ली। मुझे नहीं पता कि उसने तुमसे किस वजह से शादी करी, ना मुझे इसकी वजह मुझे पता है, ना तुम्हें पता है, ना तुम्हारे फादर को क्या रीज़न था जो उसने तुमसे शादी कर ली, लेकिन इस जगह तुम्हारी बहन को होना चाहिए था। जहाँ पे हमारी हीरोइन इन बातों से पक गई होती है, एंड इन बातों को सुन सुन के उसका दिमाग ख़राब हो रहा होता है। पीछे से उसका हस्बैंड भी आ जाता है, जो कि नोटिस करता है कि उसकी वाइफ पहले से दुखी लग रही है। अब इसके बाद उन लोग अपना काम ख़त्म करके वापस घर जा रहे होते हैं। वो उससे पूछता है कि तुम्हारे हाथ में चोट कैसी लगी, दिखाओ मुझे। और बोलता है तो कैंची का कट लग रहा है। वो हैरान होती है कि मेरी माँ को बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ा कि मेरे हाथ में चोट लगी है, लेकिन मेरे हस्बैंड को देखो ना कि वो मेरा कितना केयर कर रहा है। वो उसका हैंड पे तुरंत ही मेडिसिन अप्लाई करता है, और वो सोचती है कि मिस्टर जियांग कितना अच्छा है, लेकिन मुझे ये वजह नहीं पता कि उसने मुझसे शादी क्यों करी एंड टाइम पे। जब मेरी बहन का शादी बस होने ही वाला था, तब उसने मेरी बहन को रिजेक्ट करके मुझे प्रपोज़ किया और मुझसे शादी कर ली। इसके बाद वो घर पे होती है, वो अपना हेयर ड्राई कर रही होती है, लेकिन वो उसका हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींच लेता है एंड बोलता है कि देखो तुम्हारे हाथ में चोट तो नहीं लगी है। एंड इसके बाद उसे छोटा सा प्यारा सा किस करता है, और वो देखता है कि वो कुछ दुखी सी भी है, तो वो उसका मूड ठीक करने की कोशिश करता है। इसके बाद हम अगले दिन का हम सीन देखते हैं, जहाँ पे मिसेस फैंग कंपनी भी होती है, जहाँ पे उसकी फ्रेंड बता रही होती है कि मैंने बॉस को देखा है और आज बॉस कंपनी में आने भी वाले हैं, वो बहुत ज़्यादा सुंदर है। और दुख की वाली बात ये है कि वो मैरिड है, पता नहीं उनकी कौन लकी वाइफ होगी जिन्होंने ऐसे आदमी से शादी करी है। इधर हमारी हीरोइन को अपने सीनियर का फ़ोन आ जाता है, जो कि उसे बुला रही होती है कैबिन में। इधर वो लिफ्ट का इंतज़ार कर रही होती, देखती लिफ्ट के बाहर लोग नए बॉस की बातें करें, लेकिन हमारी हीरोइन को लगता है कि लिफ्ट आने में बहुत ज़्यादा देर है। तो सोचती है कि अगर नए बॉस आ गए होंगे तो वो अपने ऑफिस में होंगे, क्यों नहीं मैं बॉस का लिफ्ट यूज़ कर लेती हूँ। वो फटाफट पीछे मुड़ती है और सोचती है ये रहा बॉस का लिफ्ट, और जैसे ही ओपन करती है तो वो शॉक हो जाती है एंड उसे समझ में आता है कि उनका नया बॉस कोई और नहीं बल्कि हमारी हीरोइन का हस्बैंड मिस्टर जियांग ही है। मिस्टर जियांग उसे अंदर बुलाता है एंड उसे पूछता है कि तुम कौन से फ्लोर पे जाने वाली हो, जहाँ पे वो बोलती है 3rd फ्लोर। वो 3rd फ्लोर पे किक कर देता है एंड इसके बाद वो 3rd फ्लोर पे पहुँच जाती है और वो बहुत ज़्यादा शॉक होती है। अब वो अपनी मैनेजर से मिलती है, जहाँ पे उसे पता चलता है कि उसे कुछ नहीं बस थोड़ी बहुत बुक पढ़नी है, क्योंकि वह इंजीनियर का काम करती थी एंड वो डाटा वगैरह ग्राफिक्स ड्राइंग वगैरह बनाती थी कि सब कुछ कैसे बनना है, नक्शा वगैरह। तो वो उसे बोलती कि तुम इसे पढ़ोगी तो तुम्हें हेल्प मिल जाएगी। इसके बाद वो अपना बुक्स लेती है और वहाँ से वो जा रही होती है। वो बोलती ठीक है सीनियर मैं जा रही हूँ। सीनियर कहती ठीक है अच्छा तुम जा सकती हो। इसके बाद वो उसके सामने उसके जो हस्बैंड होते हैं वो आ जाते हैं एंड वो उसे बुलाते हैं कि जल्दी से मेरे साथ कहीं चलो। वो कुछ नहीं बोलती, क्योंकि कंपनी में उसका हस्बैंड तो उसका बॉस होता है। वो देखती है ये तो एक डिनर पार्टी है, वो वहाँ पे बैठ जाती है। दूसरे क्लाइंट भी आए होते हैं एंड वो बोलते हैं कि आप मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप मुझे यहाँ पे क्यों लेके आए। यहाँ पे मिस्टर जियांग बोलता है कि हमारे कंपनी की इंजीनियर है और मुझे विश्वास है कि जितना अच्छा हम लोग शांति से काम के बारे में बात करेंगे उतना अच्छा हमारा कंपनी का फ़ायदा होगा और अच्छे से हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। इसके बाद हमारी हीरोइन काम के बारे में बात करती है एंड समझाती है कि ये प्रोजेक्ट कैसा है, इससे क्या क्या फ़ायदे हैं, इस प्रोजेक्ट को बनने में कितना समय लगेगा, कितना पैसा बनेगा, कितना प्रॉफिट होगा, कितनी वैल्यू होगी, कितने समय तक चलेगा। वो सब कुछ बताती है, जिससे क्लाइंट काफ़ी खुश होते हैं। इसकी तारीफ़ करके तुरंत ही काम को बढ़ाने के लिए चले जाते हैं। उसका हस्बैंड बोलता है अगर तुम कुछ खाना चाहती हो तो मैं तुम्हारे लिए ऑर्डर कर लेता हूँ, लेकिन वो मुँह फेर लेती है। तभी देखती है कि मिस्टर जियांग का कोई फ्रेंड आ रहा है, तो वो छुप जाती है जाके। इधर मिस्टर जियांग देखता है कि उसकी जो वाइफ है मिसिस फैंग गायब है। वो उससे पूछता है कि तुम छुपी हुई क्यों हो। वो बोलती है क्योंकि मुझे लगा तुम्हारा फ्रेंड आ रहा है और मुझे पता है कि तुम्हें शादी को रिवील नहीं करना चाहते। ये सुनने के बाद वो हैरान होता है एंड वो बोलता है कि मैंने तुमसे कब कहा छुपने को, और मैंने तुमसे कब कहा कि हम लोग अपनी शादी को छुपा रहे हैं। मैं सबको बता सकता हूँ कि तुम मिसेस जियांग, उसमें कोई डरने वाली बात नहीं, क्योंकि हम लोग ऑफकोर्स मैरिड है, हमारे पास एक लीगल डॉक्यूमेंट भी है। तुम्हें ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है। याद रखना कि तुम अब से मिसेस जियांग हो। इधर हम सीन देखते हैं जहाँ पे हमारी हीरोइन रात को सो रही होती है, वो थोड़ा परेशान होती है कि कभी भी वो मेरा हस्बैंड बन जाता है, कभी भी मेरा बॉस बन जाता है। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करूँ। ये तो काफ़ी ज़्यादा अजीब होता जा रहा है दिन ब दिन। इधर वो अपने काम पे होती है, तभी उसे एक मैसेज आ रहा होता है। वो भी उसके हस्बैंड मिस्टर जियांग का, जो कि उसे एक एड्रेस भेजता है और तुरंत ही पहुंचने को बोलता है।
तो दोनों उसी एड्रेस पे पहुंचते हैं। पता चलता है कि दोनों की फैमिलीज आई होती हैं और आपस में डिनर कर रही होती हैं। तो दोनों को ही जाना होता है। मदर बोलती है अच्छा हुआ मेरा दामाद और मेरी बेटी आ गई। इसके बाद वो मिस्टर जियांग को बोलते हैं कि अपना फूड ऑर्डर करो, लेकिन मिस्टर जियांग बोलता है कि आज मेरी मिसेस फूड ऑर्डर करेंगी। मॉम बोलती है यह फेंक कर क्या रही हो, जल्दी से फूड को ऑर्डर करो कि तुम आज क्या खाना चाहती हो। इधर हमारी हीरोइन ये भूल गई होती है कि उसके हस्बैंड को स्पाइसी खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो तो बड़े आराम से खा रही होती है, लेकिन मिस्टर जियांग पहले ही बाइट में उसको खांसी आने लगती है एंड उसके गिलास का पानी भी ख़त्म हो जाता है। तो वो अपने वाइफ के गिलास से पानी पी लेता है। हमारी हीरोइन बोलती है तुम ये क्या कर रहे हो। वो वहाँ के सर्वेंट को बोलता है कि स्पाइसी खाना को यहाँ से हटा दो, मुझे सिंपल प्लेन खाना चाहिए। इधर वो नोटिस करती है कि वो शायद गुस्से में भी है। अब वो दोनों खाना ख़त्म करके घर जा रहे होते हैं एंड जो गाड़ी में मिस्टर जियांग अपनी वाइफ से बात भी नहीं कर रहा होता, वो इंजन ऑन करता है, लेकिन गाड़ी का इंजन ख़राब हो गया होता है। वो उससे पूछती भी है कि क्या हो गया। वो बोलता है गाड़ी ख़राब हो गई है। हमारी हीरोइन पूछती है तो आप क्या करें। वो बोलता है पैदल चलो। दोनों पैदल चल के जा रहे होते हैं। वो समझ जाती है कि मिस्टर जियांग उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा है और वो इतनी ऊँची हील पहन रखी होती है उसने कि वो चल भी नहीं पा रही होती। तो गुस्से में बैठ जाती है कि मुझे नहीं जाना, तुम्हें जाना तो तुम खुद चले जाओ। मिस्टर जियांग सोचता है कि पैरों की आवाज़ नहीं आ रही है पीछे से। वो वापस मुड़ता है और बोलता है तुम्हें क्या हो गया। वो बोलती है मेरे पैर में दर्द हो रहा है, अब मैं चल नहीं सकती हूँ। वो उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है एंड बोलता है कि ठीक है तुम मेरी पीठ पे चढ़ जाओ। वो बोलता है कि मैं तुम्हारे शूज़ उतारने में हेल्प करूँ क्या। वो बोलती है नहीं ऐसा ठीक है। वो बोलता है हमें थोड़ी देर और चलना होगा क्योंकि असिस्टेंट गाड़ी लेके आ रहा है। इसके बाद वो गोल्फ की ड्रेस पहन रही होती है, दूर के रख रही होती है कल के लिए। वो बोलता है कल क्या तुम गोल्फ खेलने वाली हो। वो कहती नहीं बस मेरी मैनेजर ने मुझे कहा था कि हम लोगों को एक क्लाइंट की मीटिंग के लिए जाना होगा। इसके बाद वह अपने हेयर ड्राई कर रही होती है, जहाँ पे मिस्टर जियांग दिखता है कि वो खुद से काम अपना कर नहीं पा रही तो उसकी मदद करता है हेयर को ड्राई करने में। तभी उसके आँख में एक पलक चली जाती है तो उसकी मदद भी करता है एंड उसे पता ही नहीं चलता हमारी हीरोइन मिस फेंग को कि वो कब सो गई मिस्टर जियांग की बाहों में। इसके बाद हम अगले दिन का हम सीन देखते हैं। वह जाती तो है गोल्फ का ड्रेस पहन के, लेकिन सीनियर डांटती है कि ड्रेस तुम पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, तुम थोड़ा और ज़्यादा अच्छा ड्रेस पहनो, तुम ब्यूटीफुल लगोगी क्योंकि तुम वैसे भी सुंदर हो। वो मना कर रही होती है, लेकिन सीनियर के कहने पे उसे ड्रेस पहनना पड़ता है। अब दोनों आपस में बातें करते हुए जा रही होती है कि हाँ ये जगह अच्छी है, यहाँ पे खेलते हुए बनेगा। इधर हमारा हीरो सोचता है कि अगर इसे पता होता है कि मैं इसका क्लाइंट हूँ तो ये इतनी अच्छी खूबसूरत ड्रेस पहन के ना आती। आज इसे पता नहीं है कि इसका क्लाइंट मैं ही हूँ, तो देखो कितनी खूबसूरत बन के आई है। इधर हमारी हीरोइन भी शॉक हो जाती है कि ये तो इसका हस्बैंड ही निकला क्लाइंट। इधर सीनियर बातें कर रही होती है कि आज हमारे साथ ये मिसेस इंजीनियर जो कि हमारी कंपनी में काम करती हैं एंड मिस्टर जियांग भी इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। मिस्टर जियांग के बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। इधर हमारा हीरो बात कर रहा होता है सीनियर से। हमारी हीरोइन को लगता है कि वो बस ऐसे ही आई है। उसकी सीनियर बोलती है कि मैं मीटिंग करके आ रही हूँ, तब तक तुम आराम करो। वो कहती ठीक है अच्छा मैं आराम करूँगी लॉबी में। वो लॉबी में होती है तभी कोई वेटर उसके ऊपर पानी गिरा देता है। वो वेटर को माफ़ कर देती है। वहाँ पे एक और एम्प्लॉय आ जाता है जो कि बोलता है मैडम ये हमारी गलती है, हम आपको कपड़े चेंज करने के लिए भेज देते हैं किसी कमरे पे। तभी पीछे से मिस्टर जियांग आ जाता है जो कि उसे अपना कोट पहनाता है और अपने लोगों से बोलता है कि इसे मेरे रूम पे पहुंचा दो और साथ में इसे कपड़े का सेट भी दे दो। वो अपने कपड़े चेंज ही कर रही होती तभी वहाँ पे उसका हस्बैंड मिस्टर जियांग रूम को खोल के आ जाता है। वो उसे बोलती तुम ये क्या कर रहे हो। वो बोलता है ये मेरा कमरा है। तो वो जानने लगती है, लेकिन वो उसे पकड़ लेता है। वो उसे बोलती है ये क्या बदतमीज़ी है, तुमने कहा था ना कि मैं तुम्हारे कमरे में कपड़े चेंज कर लूँ। लेकिन वो कपड़े फेंक देता है एंड उसे प्यारी सी किस करता है। इसके बाद वो अपनी वाइफ को बोलता है कि तुम अपनी हेड मैनेजर सीनियर को बोलो कि तुम आज उनके साथ घर वापस नहीं जाओगी, बल्कि तुम किसी होटल में स्टे करोगी और तुम मेरे साथ ही रहोगी। ऐसा वो अपनी वाइफ को कहने के लिए बोलता है। तो वो अपनी सीनियर को बता रही होती है कि आप घर चली जाओ, मैं किसी होटल में स्टे कर लूँगी। इसके बाद का इधर हम सीनियर देखते हैं वो आराम कर रही होती है। उसका हस्बैंड बोलता है तुम्हें भूख लगी है ना, तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें नीचे लेने आ रहा हूँ। इधर उसका हस्बैंड अपने फ्रेंड्स के साथ गेम खेल रहा होता है, ताश वगैरह। इधर उसके फ्रेंड बोलते हैं कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो। वो बोलता है कि मैं किसी को लेने जा रहा हूँ। एक दूसरी लड़की बोलती है मिस्टर जियांग कौन है, क्या वो सिंगल है। एक और दूसरा आदमी बताता है कि नहीं वो 3 साल का मैरिड है। वो बोलते हैं अगर मैरिड है तो उसने अपनी वेडिंग रिंग क्यों नहीं पहन रखी। जहाँ पे वो बोलते हैं कि ये शायद एक बिजनेस शादी होगी, तभी तो इनमें कोई फीलिंग्स नहीं थी, तो उसने वेडिंग रिंग पहन नहीं रखी। और वो सामने वाली लड़की टीना से बोलता है कि फेंग तो तुम्हारी बहन है ना, तुम्हारी बहन ने तो मिस्टर जियांग से शादी करी, तुम बताओ तुम्हारी बहन और मिस्टर जियांग के बीच में क्या चल रहा है। जहाँ पे बोल देती है कि मेरी बहन और मेरे
जीजा जी के बीच में कुछ भी नहीं चल रहा। मिस्टर जंग उसे बिल्कुल भी लव नहीं करते। ये सब एक बिजनेस वाली शादी थी और बिजनेस वाली शादी में कहाँ लव रहता है। थोड़े टाइम बाद डिवोर्स हो जाता है, इसके अलावा बचता ही क्या है। तुम लोग समझ सकते हो ना। वैसे भी उन दोनों के बीच में बिल्कुल भी फीलिंग्स नहीं है। इसके बाद हमारी हीरोइन भी आ जाती है एंड वो बताती है कि मेरा नाम फेंग यूपो है एंड मैं मिसेस जियांग हूँ। ये सुनने के बाद बड़ी बहन टीना को जलन हो रहा होता है। इधर उसका हस्बैंड सभी के सामने अपनी वाइफ को खुद से दाना वगैरह खिला रहा होता है, मूंगफली वगैरह। ये देख के सभी को अजीब लग रहा होता है कि इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा ही प्यार है। मिस्टर जियांग बोलता है कि उसे फ़ोन आ रहा है तो वो फ़ोन पिकअप करने के लिए बाहर जा रहा है, तुम लोग एंजॉय करो। उसके जाते ही मिसेस फेंग भी अपना निकल लेती हैं कि मुझे बाथरूम जाना है। अब वो बाथरूम में अपना हाथ वगैरह धुल रही होती है, तभी वहाँ पे उसकी बड़ी बहन टीना आ जाती है, जो कि बोलती कि तुम्हें शर्म नहीं आई होगी ना मेरे होने वाले फियांसे को मुझसे छीन के एंड टाइम पे लास्ट मोमेंट में तुमने शादी कर ली। तुम कैसी बेशरम बहन हो। जहाँ पे हमारी हीरोइन समझाती है कि देखो मैं तुमको पहले ही बता दूँ कि अगर वो तुमसे शादी करना चाहता तो वो हर बार मेरे कमरे में मूवी की टिकट क्यों भेजता, और मैं तुम्हें हर बार मूवी की टिकट तुम्हें खुद दे देती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि शायद वो तुम्हें पसंद करता था। लेकिन मुझे समझ में आ रहा है क्योंकि वो मुझे लाइक करता था, तब भी वो हर बार मेरे कमरे में मूवी की टिकट भेजता था देखने के लिए। लेकिन मैं ही पागल थी जिसे मुझे लगता था कि वो तुम्हें लाइक करता है। उसकी बहन बोलती तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया, लाइक तो मुझको ही करता था, लेकिन अगर तुम ना होती तो मेरा शादी उसके साथ ही होता। हमारी हीरोइन से समझाती कि देखो मैं तुम्हें बार बार नहीं समझाने वाली, अब वो तुम्हारा जीजा जी बन चुका है, ब्रदर इन लॉ, और वो मेरा पति है। उसके बाद वो थोड़ी सी परेशान होती है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मिस्टर जियांग ने मेरी बहन को छोड़ के मुझसे शादी क्यों करी। इधर वो नोटिस करता है कि वो परेशान है एंड वो से बोलता है क्या तुम कुछ पूछना चाहती हो। वो कहती नहीं। फिर दोनों साथ में नाइट स्पेंड करते हैं। अगले दिन हम सीन देखते जहाँ पे उसे मिस्टर जियांग के असिस्टेंट से पता चलता है कि बॉस ने आपको वेट करने के लिए बुलाया है, आप वहाँ पे कमरे में इंतज़ार कीजिए। इधर 10 मिनट हो गए होते हैं, वो बॉस की चेयर में बैठी होती है। मिस्टर जियांग बोलता है ये बॉस का चेयर है, तुम्हें क्या डर नहीं लग रहा। वो बोलते तो क्या हुआ, वैसे भी ये छुट्टी का टाइम है और अब तुम मेरे बॉस नहीं हो, साथ साथ तुम मेरे हस्बैंड भी हो, इस बात को मत भूलना। इधर वो अपनी वाइफ को बताता है कि मैं तुम्हारे लिए कार खरीद के लाया हूँ। ये देख के उसे विश्वास नहीं होता एंड वो उस कार को देखने के लिए जाते हैं एंड बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती है और वो बोलती है कि आज मैं अकेले ड्राइव करूँगी। उसका पति बोलता है कि तुम अकेले ही ड्राइव करना, क्योंकि मैं खुद बिजनेस ट्रिप के लिए बाहर जा रहा हूँ, तो तुम्हें अकेला एक्सपीरियंस मिल जाएगा कि गाड़ी कैसे चलाई जाती है। वो कहती है एक और बिजनेस ट्रिप है। वो कहता है हाँ। इसके बाद मॉर्निंग का हम सीन देखते हैं, वो इससे प्यारी प्यारी मॉर्निंग किस करता है जहाँ पर उसे ब्राइट कर लेती है। फिर मिस्टर जियांग अपने काम के लिए निकल जाता है। इसके बाद के इधर हम सीन देखते हैं जहाँ पे हमारी हीरोइन काम के लिए जा ही रही होती है। मिसेस फेंग, उसे पता चलता है कि उसकी मॉम का एक्सीडेंट हो गया है। वो फ्रूट वगैरह लेके हॉस्पिटल में जाती है, लेकिन देखती है कि उसकी बहन, उसके जो माँ बाप हैं, वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते एंड वो तीनों खुश हैं। उसके बाद उसे डांट के फ़ोन कर रही होती है कि तुम अभी तक आई क्यों नहीं। हमारी हीरोइन बोलती है कि मैं गेट के बाहर हूँ। फिर वो फ्रूट वगैरह लेके अंदर जाती है। मॉम बिल्कुल उससे बात नहीं करती और वो नोटिस करती है कि वो तीनों कितने साथ में खुश हैं, सिर्फ वही एक अजनबी जैसी खड़ी हुई है। उसे लगता है कि सच में यार वो तीनों एक फैमिली थी, वही एक बेकार उनकी लाइफ में आ गई। वो अपनी मॉम को बोलती है कि मॉम आप लोग अपना एंजॉय कीजिए, मतलब आराम कीजिए, मैं जा रही हूँ, मुझे और भी काम है। इसके बाद हम सीन देखते हैं कंपनी के वर्कर्स की बातें सुन रही होती है, जहाँ पे पता चलता है कि मिस्टर जियांग की एक एक्स गर्लफ्रेंड थी, तभी मिस्टर जियांग उससे मिलने के लिए बिजनेस ट्रिप पे गए। ये सब सारी बातें सुन रही होती है एंड उसे बुखार भी आ जाता है, क्योंकि वो बारिश में भीगते भीगते अपनी मॉम से मिलने के लिए गई होती है। अब वो रात में रो रही होती है क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा बातें बुरी लग रही होती है कि मिस्टर जियांग की एक्स गर्लफ्रेंड है। तभी रात में मिस्टर जियांग आता है और वो देखता है कि उसकी वाइफ को बहुत तेज़ बुखार है, तो उसे दवा खिलाता है। वो उसे बोल रही होती है कि मुझे तुमसे बहुत ज़्यादा नफरत है, क्योंकि तुम मेरी बिल्कुल भी केयर नहीं करते, और उसे छोटी मोटी सी गालियाँ भी देती है। जहाँ पे हमारा हीरो सोचता है कि इसे पता नहीं क्या हो गया और वो बोलता है कि तुम्हारा फीवर ठीक हो जाएगा, तुम बस आराम करो, और उसे अच्छे से कवर करके वहाँ से चला जाता है। मॉर्निंग में वो उठती है, देखती है कि उसका हस्बैंड घर आ चुका है। वो उसे पूछती है कि तुम घर कब आए। वो बोलता है रात में ही आया था मीटिंग ख़त्म करके। और वो उसे पता चलता है कि उसके हस्बैंड ने उसके लिए दलिया, कुछ फ्रूट्स भी काटे हैं, और इसके बाद उसे दवा दे देता है। वो देखता है कि पानी ठंडा हो गया, तो नया पानी उसे गर्म करके फिर से देता है पीने के लिए, और बोलता है कि दवा खाओ, तुम्हारा फीवर आधे से ज़्यादा ठीक हो गया। और दोबारा उसका फीवर चेक करता है और बोलता है कि तुम पूरी तरीके से शाम तक ठीक हो जाओगे। इसके बाद वो किचन में ही खाना खाने लगती है, जहाँ पे उसे पूछती है कि खाना किसने बनाया, क्या तुम बाहर से लेके आए हो। वो बोलता है कि मैंने तुम्हारे लिए गरम गरम मंगवाया था तुरंत ही।
वो से बोलता है कि किचन में खाना मत खाओ, उसका खाना लेके डाइनिंग टेबल में रखता है जाके और बोलता है यहाँ पे आके ब्रेकफास्ट करो, और वो उसे आराम से खाने के लिए बोलता है। इसके बाद इधर हम सीन देखते हैं, सभी लोग बिजनेस के लिए बैठे होते हैं मीटिंग के लिए। इधर उसकी फ्रेंड उसके साथ मस्ती कर रही होती, तभी वहाँ पे मिस्टर जियांग भी आ जाता है, जो कि और भी वर्कर से पूछ रहा होता है कि आपने खाना खाया कि नहीं। इन चीज़ों को देख के उसे जलन से फील हो रही होती है कि क्या वो हर लड़की के साथ ऐसी बात करता है, क्या वो मुझे बिल्कुल भी अलग फील नहीं कराता। इधर वहाँ पे पता चलता है कि मिस्टर जियांग की एक्स गर्लफ्रेंड आ चुकी है, जहाँ पे हमारी हीरोइन को सब देख के बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, और वो सोचती है लड़की कितनी खूबसूरत है और ये अपने पैरों पे खड़ी है, इंडिपेंडेंट वूमेन भी है, इसकी भी बहुत सारी कंपनियाँ होंगी यार, असली वाइफ तो यही होनी चाहिए थी मिस्टर जियांग की। पता नहीं मैं कहाँ से बीच में आ गई। मिस्टर जियांग मीटिंग को वहीं पे ख़त्म करके उस लड़की के साथ वहाँ से चला जाता है। इधर वह अपना ग्रीन टी वगैरह पी रही होती है गर्म पानी में। वो देखती है कि मिस्टर जियांग कैसे उन दोनों के साथ में जा रहा है, उसे जलन महसूस हो रही होती है। तभी उसका गलती से पानी गिर जाता है और उसका हाथ भी जल जाता है, तो वो साफ़ कर रही होती है। मिस्टर जियांग नोटिस करता है तो वो मिस फेंग के पास आता है और बोलता है तुम ठीक हो ना, और देखता है कि उसका हाथ जल गया, तो एक ठंडी पानी की बोतल लेता है और उसके हाथ पे लगाता है। वो उसे बोलती है कि तुम मेरा हाथ छोड़ो, तुम जाके अपना काम करो प्रेसिडेंट जियांग। थोड़ा वो गुस्से में बात कर रही होती है, तभी वहाँ पे वही लड़की जिसका नाम कैथरीन होता है वो आ जाती है एंड वो बताती है कि मैं इस कंपनी की वर्कर हूँ। हमारी हीरोइन भी बताती है कि मैं भी इसी कंपनी की हूँ। इधर वो किसी को मैसेज करता है कि मेरी बीवी के लिए ट्यूब वगैरह ले आओ। मिस कैथरीन उसे पूछती है उसे टीज करते हुए, क्या ये तुम्हारी वही मिस किटी है? जहाँ पे वो साफ मना करता है, लेकिन लिफ्ट में जाते जाते मिस कैथरीन दोबारा वही सवाल पूछ लेती है, क्या वो तुम्हारी वही प्यारी सी लिटिल किटी है? जहाँ पे वो जवाब में कहता है हाँ, और बोलता है कि वही जिसे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मेरी प्यारी सी किटी। इसके बाद वो थोड़ा गुस्से में होती है, वो उसके ऊपर बैग फेंकती है। वो हैरान हो जाता है कि इसे क्या हो गया। वो बोलती है कि ये मेरा साइड है, मैं इस तरफ बैठती हूँ, तुम उस तरफ जाओ। और वो अपने साइड में आके बैठ जाती है, बीच में बैग रखती है। इधर वो ड्राइवर को बोलता है कि थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ, एंड वो उसे बोलता है कि तुम्हें क्या हो गया और तुम इतने गुस्से में क्यों, तुम्हारे हाथ की चोट कैसी है, क्या तुमने मेडिसिन वगैरह लगाई कि नहीं लगाई? वो कहती है हाँ लगा ली। वो उसका हाथ पकड़ के ज़बरदस्ती उसका हाथ देख रहा होता है, लेकिन वो उसे अपना हाथ अलग कर लेती है कि रहने दो, मुझे नहीं दिखाना मेरे हाथ में चोट लगी है कि नहीं लगी, इससे क्या ही फ़र्क पड़ता है। वो उसे बोलता है कि तुम गुस्से में क्यों हो। वो उसको बोलती है कि मिस कैथरीन तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड है ना, तुम भूल चुके हो क्या, तुम एक अब मैरिड हस्बैंड बन चुके हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। जहाँ पे बोलता है कि मैंने कब कहा कि मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है, मेरा कोई भी एक्स गर्लफ्रेंड नहीं रहा, सिर्फ मेरा एक ही वाइफ है जो कि तुम हो, और शायद तुम जेलस हो। इस चीज़ को मना कर रही होती है कि मैं जेलस नहीं हूँ, बल्कि मैं कंपनी की इमेज के बारे में सोच रही हूँ बस। वो बोलता है मुझे इससे झूठ मत बोलो, मुझे पता है कि तुम कैथरीन से जेलस हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूँ कि मिस कैथरीन को लड़कों में नहीं बल्कि लड़कियों में इंटरेस्ट है। ये सुनने के बाद तो वो शॉक हो जाती है। वो बोलती क्या? वो कहता हाँ, क्या मैं तुम्हें 2 बार बताऊँ कि उसे आदमी नहीं पसंद बल्कि लड़कियाँ पसंद है। इसके बाद वो घर पर होती है एंड वो अपने हाथ में दवा लगा रही होती है, तभी वापस उसका हस्बैंड आ जाता है। तो वो अपने हस्बैंड को बोलती है कि मिस्टर जियांग तुम मेरे हाथ में दवा वगैरह लगा दो। वो फ़ोन चला रही होती है, उसका हस्बैंड उससे फ़ोन छीन लेता है बोलते हुए कि मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ, क्या तुम मुझे इग्नोर कर रही हो, जो कि तुम्हारा ध्यान पूरा फ़ोन में है। वो दवा लगवाने के बाद आराम से सोने लगती है, लेकिन उसका हस्बैंड बोलता है बिल्कुल भी नहीं सोना। वो उससे बोलती है तुम्हारा इससे क्या मतलब है। वो उससे बोलता है कि तुमने बहुत ज़्यादा गुस्सा किया, अब हम थोड़ा अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। इसके बाद दोनों एक दूसरे को किस करते हैं एंड साथ में अपना नाइट स्पेंड करते हैं। अगले दिन उसे पता चलता है कि उसके हस्बैंड ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक पी ली है। ये सुनने के बाद वो जल्दी घर आ जाती है। वो देखती है कि उसका हस्बैंड पानी पी रहा है। वो उसे पूछती है कि किसके साथ ड्रिंक वगैरह पी थी। वो बोलता है कि मिस कैथरीन के साथ, मिसिस फेंग यूपो। ये सुनने के बाद तो उसको जेलस फील होता है एंड वो गुस्से में वहाँ से जा रही होती है और बोलती है अच्छा। उसका हाथ पकड़ लेता है कि मिसिस फेंग अब तुम्हें क्या हो गया, तुम रो क्यों रही हो, क्या तुम गुस्सा हो? वो कहते हैं किसने कहा कि मैं गुस्सा हूँ, मैं तो एकदम ठीक हूँ ना। वो बोलता है मुझे पता चल रहा है कि तुम गुस्सा हो। इसके बाद उसे मनाने लगता है और उसे प्यारी से किस करता समझाता है कि मैंने तुमको बताया ना कि मिस कैथरीन को लड़के पसंद नहीं है, उसे सिर्फ लड़कियां पसंद है, और तुम पता नहीं बात बात पे गुस्सा हो जाती हो। इसके बाद का इधर हम सीन देखते हैं, अब वो अपनी हेड मैनेजर के साथ बातें कर रही होती है। इसके बाद दोनों साथ में ब्रेकफास्ट करते हुए जा रहे होते हैं। इधर वहाँ पे मिस्टर
जियांग भी खाना खा रहा होता है। उसकी सीनियर बोलती है कि हमें मिस्टर जियांग के साथ डिनर कर लेना चाहिए, ब्रेकफास्ट कर लेना चाहिए, थोड़ा बातचीत होती रहेगी काम के बारे में। लेकिन वो तो इग्नोर मार रही होती है, कह रही होती नहीं नहीं मेरा मन नहीं है। लेकिन उसके सीनियर बोलती चलो भी यार। अब इधर वो बैठती है तो उसके लिए एक नए बंदे की एंट्री होती है इस कहानी में, जिसका नाम जू होता है। और वहाँ पे मिस कैथरीन भी होती है जो कि उससे हेलो कर रही होती है। वो हेलो बोलती है और बताती है कि मेरा नाम फेंग यूपो है। वो भी अपना नाम कैथरीन बताती है। इधर वो देखती है कि पता नहीं उसका जो हस्बैंड मिस्टर जियांग है वो स्माइल कर रहा है, पता नहीं किस वजह से, क्या वो मेरे ऊपर हंस रहा है। इसके बाद सभी लोग बैठ के बातें वगैरह कर रहे होते हैं बिजनेस के लिए। इधर हमारी हीरोइन मौके का फ़ायदा उठा के वहाँ से खिसक लेती है। उसे फ़ोन आता है कि मिस्टर जियांग उसे बुला रहे होते हैं अपने कमरे पे, जहाँ पे बोलती है कि देखो ये कंपनी है, अगर तुमने कुछ भी ज़बरदस्ती करी तो मैं तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगी। तभी उसकी सीनियर फ़ोन ले लेती है कि बॉस हमें बुला रहे हैं मीटिंग के लिए, तुम भी फटाफट आ जाओ। वो तुरंत ही पहुँच जाती है मीटिंग के लिए और सोचती है मुझे सच में नहीं लगा था कि यहाँ पे मीटिंग हो रही होगी। मुझे लगा था कि मिस्टर जैंग सिर्फ मेरे साथ मस्ती करने के लिए ऐसा कर रहा होगा। इधर वो सोचती है कि यहाँ पे सच में वाकई काम चल रहा है। इसके बाद वो बैठ जाती है अपने काम के लिए। मिस्टर जैंग उससे पूछते हैं क्या तुम कुछ पियोगी, वह साफ मना कर देती है। मिस कैथरीन बोलती है कि ये अल्कोहल जूस है, इसमें ज़्यादा अल्कोहल नहीं होती, तुम्हारे लिए ठीक रहेगा। वो कहती है अच्छा। इसके बाद वो बैठी होती है, जुओ से बोल रहा होता है क्या है तुम इस प्रोजेक्ट को हमें अच्छे से समझा सकती हो, जहाँ पे वो कहती हाँ क्यों नहीं। इसके बाद वो खड़ी होती समझा रही होती कि ये चीज़ ऐसी होनी वैसी होनी। सभी लोग अपना काम ख़त्म करके जा रहे होते हैं, लेकिन मिस्टर जैंग उसे रोकता है। ये चीज़ देख के मिस्टर जुओ को अजीब लगता है। इधर उसकी सीनियर समझाती है कि मिस्टर जियांग अच्छे आदमी हैं, वो कुछ भी बुरा बर्ताव नहीं करेंगे, तुम डरो मत, तुम अपना बस काम पे ध्यान रखना और जल्दी काम ख़त्म करके अपने कमरे में वापस चली जाना। इधर से लग रहा होता है कि मिस्टर जैंग उसके साथ बस मस्ती करने वाला है, थोड़ा सा रोमांस। लेकिन वो बोलता है कि मैं तुम्हें कुछ बातें बताना चाहता हूँ। वो बोलती है क्या ये सच में मेरे साथ काम की बात करना चाहता है। सबसे पहले तो एक गिलास पानी पीती है। वो बोलता है कि ये गिलास मेरा जूठा हुआ गिलास था। फिर उसे बताता है कि तुमने जो भी एक्सप्लेन किया वो ठीक था, लेकिन सिंपल था, ऐसे मज़ा नहीं आ रहा। थोड़ा तुम्हारे जो प्रोजेक्ट में दम होनी चाहिए, कड़कपन होना चाहिए। उसकी बहुत सारी गलतियाँ से समझाता है कि तुम्हें अपने प्रोजेक्ट को ठीक करना चाहिए, तुम्हें अपने समझाने के स्टाइल को और भी ज़्यादा बढ़ाना चाहिए, इस तरीके से काम नहीं होगा। वो हैरान हो जाती है कि यार उसने मेरी तो बहुत सारी कमियां निकाल दी। फिर उसे थैंक यू बोलती है कि आपने मुझे समझाया। वो उसे बोलता है अब रात काफ़ी ज़्यादा हो गई है, अब तुम जाके अपने कमरे में आराम कर सकती हो। ये सुनने के बाद वो ठीक बोलती है। अब वो लिफ्ट में जा रही होती तभी उसे याद आता है कि उसके कमरे की चाबी उसके पास तो है ही नहीं। वो परेशान हो जाती है कि कमरे की चाबी कहाँ गई। तो वो दोबारा मिस्टर जियांग के कमरे में जाती है। उसे ऐसा लगता है कि शायद मिस्टर जियांग के कमरे में चाबी गिर गई होगी। वो तुरंत ही डोर खोलता है और उसे पूछता है तुम वापस क्यों आई। फिर सीधा उसे बाइट कर लेता है और बोलता है तुम मुझे मिस कर रही थी ना, जहाँ पे उसे जवाब में बोलती ऐसा कुछ भी नहीं था, बल्कि मेरे कमरे की चाबी नहीं मिली, मुझे नहीं पता कि मेरे कमरे का चाबी किधर गया। वो बोलता है अगर यहाँ पे गिरा होगा तो तुम उसे ढूंढ लो, तुम्हें क्या मिला। वो बोलती है मुझे नहीं पता कि कहाँ गया, और मैं तो सिर्फ अपने कमरे में थी, इसके बाद यहाँ पे आई, मैं कहीं भी नहीं गई। और वो ढूंढ रही होती तभी जो मिस्टर जियांग होता है एकदम से अपनी पॉकेट से कमरे का चाबी निकालता और वो बोलता है मिसेस फैंग क्या ये चाबी है। वो कहती हाँ ये यहाँ पे क्या कर रही थी, ये कहाँ तुम्हें मिली। वो बोलता है कि यहीं पे ज़मीन में पड़ी थी, मैंने तुम्हें उठा के दे दिया, शायद तुम ध्यान से नहीं ढूंढ रही। वो बोलती है ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे क्यों नहीं दिख रहा। वो बोलता है कि ये कमरे की चाबी और ये फर्श दोनों एकदम मैच हो रहे, शायद तुम्हें तभी नहीं दिखा होगा। ये देखने के बाद तो वह हैरान हो जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। उसकी इन हरकतों से मिस्टर जियांग को तो उसके ऊपर हंसी भी आ रही होती है, मज़ा भी आ रहा होता है। इधर वो बोलती ठीक है अच्छा मैं जा रही हूँ कंपनी के काम के लिए, प्रोजेक्ट नया बनाने के लिए, लेकिन उस फाइल को फेंक देता है और बोलता है अब तुम नहीं जा सकती। ये सुनने के बाद तो वो हैरान हो जाती है। इसके बाद उसे दोबारा से प्यारी सी किस देता है और बोलता है कि अब हम तुम हस्बैंड वाइफ है, और बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए एक जल्दी से अलग कमरा बुक कर दूंगा क्योंकि तुम सीनियर के साथ एक ही कमरे पे हो। इसके बाद इधर हम अगले दिन का हम सीनियर देखते हैं, जहाँ पे उसे मॉर्निंग में मिस्टर जू मिल जाते हैं जो कि अलग डिपार्टमेंट से होते हैं। वो उसके काम की तारीफ़ करते हैं और उसे केक देते हैं खाने के लिए कि मेरी तरफ से एक्सेप्ट कर लो, और बोलते हैं क्या तुम मुझे अपना कॉन्टेक्ट नंबर दोगी जिससे हम टचअप में रह सकें काम के लिए।
ये सुनने के बाद हमारी हीरोइन मिसेस फेंग यूपो तैयार हो जाती है और बोलती है हाँ क्यों नहीं, काम के लिए तो ज़रूरत हम एक दूसरे की पड़ ही सकती है। वो उसे बोलता है तो फटाफट जल्दी से तुम मुझे अपना कांटेक्ट दे दो। तो वो उसे अपना फ़ोन का कांटेक्ट नंबर बता रही होती है एंड ये दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। उसी टाइम पे हमारे हीरो एक दूसरे क्लाइंट से उसी होटल में बात कर रहे होते हैं। वो देखते हैं कि जो उनकी वाइफ मिसेस फेंग है ना, वो मिस्टर जुओ से कुछ ज़्यादा ही हंस हंस के बातें कर रही हैं और शायद वो दोनों एक दूसरे को कांटेक्ट नंबर भी शेयर कर रहे हैं। इसके बाद वो गुस्से में उन दोनों की तरफ बढ़ता है एंड उन दोनों को बोलता है कि क्या तुम लोगों ने अपना काम ख़त्म किया कि नहीं किया, और तुम दोनों ऐसे फ्री में मत घूमो, जाके अपना अपना काम करो। और मिस फैंग को बोलता है कि तुम भी अपने कमरे में जाओ। इधर हमारी हीरोइन को लगता है कि मिस्टर जियांग बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रहे हैं, पता नहीं इसे क्या हो गया। अब वो अपने कमरे में होती है तभी उसके कमरे पर नॉक करता है और वो गुस्से में उसे देख रहा होता है। वो एकदम से अंदर आता है जिसे देख के वो डर जाती है और उसके गले पर बाइट करने लगता है। इस चीज़ से वो परेशान हो जाती है और उसे पूछती है कि तुम्हें क्या हो गया। बोलता कि तुम्हें खुद अच्छे से पता है कि तुमने क्या किया। तभी वहाँ पे सीनियर आ जाती है कि क्या तुम कमरे के अंदर हो मिसेस फैंग, मेरा कमरे के अंदर एक सामान रह गया, मुझे निकालना है। अगर तुम कमरे के अंदर हो तो तुम मुझे बता दो क्योंकि मेरा कार्ड मुझे मिल नहीं रहा। इधर हमारी हीरोइन से चुप रहने को बोलती है कि कमरे के बाहर सीनियर है, वो हम दोनों के रिश्ते के बारे में जान जाएगी, उसे भी नहीं पता कि तुम मेरे हस्बैंड हो। इधर सीनियर को लगता है कोई भी कमरे के अंदर नहीं है तो वापस वो चली जाती है। इधर हमारी हीरोइन काम के लिए जल्दी पहुंच जाती है उस प्लेस पे जहाँ पे मिस्टर जियांग ने सभी लोगों को बुलाया होता है। वो उसे बोलती है तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए मिस्टर जियांग। वो बोलता है क्योंकि मैं बॉस हूँ। और वो बोलता है कि तुम मुझसे इतना डर क्यों रही हो और दूर दूर इतना क्यों भाग रही हो। वो बोलती है हम लोग कुछ ज़्यादा ही क्लोज है, कोई हमें देख लेगा। वो बोलता है ऐसे क्या फ़र्क पड़ता है, ये मत बोलो कि तुम मेरी मिसेस जियांग हो, मिस फैंग, इस बात को तुम मत बोलना। और उसके बाद उसकी गर्दन पकड़ के उसे किस कर लेता है। तभी वो उसे बोलती है कि देखो पीछे से कुछ लोग आ रहे हैं, वो हम लोगों को देख लेंगे। तभी वहाँ पे सीनियर भी और जुओ भी आ जाते हैं मीटिंग के लिए, बात करने के लिए। वो दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं कि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। इधर जो देखता है कि मिस फैंग के कपड़े गीले हो गए हैं तो वो उसे अपना कोट देने लगता है कि तुम्हारे कपड़े गीले हो गए, तुम्हें ठंड लग जाएगी। वो मना भी करती है। मिस्टर जियांग देखता है कि जो मिस्टर जुहो है वो कुछ ज़्यादा ही मिस फैंग की केयर कर रहे हैं। इधर सीनियर बोलती है हाँ तुम यार कपड़े पहन लो यार मिस फैंग, क्योंकि तुम्हें सर्दी बहुत जल्दी लग जाती है और तुम बहुत ज़्यादा दुबली पतली हो। मिस्टर जुहो तुम्हें कोट दे रहे हैं तो तुम्हें पहन लेना चाहिए, तुम्हें ठंड नहीं लगेगी। इसके बाद सभी लोग अपना मीटिंग वगैरह ख़त्म करते हैं और इसके बाद इधर हम सीन देखते हैं मॉर्निंग का सीन, जहाँ पे हमारा हीरो से सुबह सुबह एक प्यारी सी गुड मॉर्निंग किस दे रहा होता है। वो उसे धक्का दे देती है। वो उसे बोलता है कि मुझे पता है कि मैं तुमसे रात भर दूर रहा तभी तुम गुस्साती, लेकिन मैं एक मीटिंग में बिजी था। वो बोलती है ऐसी बात नहीं है। तो वो उसे पूछता है फिर कैसी बात है। वो उसे समझाती कि तुम कभी भी हस्बैंड बन जाते हो, कभी भी मेरे बॉस बन जाते हो, मैं कैसे समझूं कि तुम किस टाइम क्या हो। ये सुनने के बाद वो थोड़ा गुस्सा होता है कि तुम मुझे समझना नहीं चाहती, क्या तुम मुझे बदलना चाहती हो। वो कहते हैं कि मैं चाहती हूँ कि मैं अपना प्रोजेक्ट ख़त्म करने के बाद जॉब बदल दूँ, क्योंकि हस्बैंड और एक ही टाइम पे बॉस, इससे मुझे प्रॉब्लम होती है क्योंकि तुम अलग बिहेव करते हो मेरे साथ में। इसके बाद वो बैठी होती है अपना सुबह का ब्रेकफास्ट करने के लिए। वहाँ पे जो भी आ जाता है एंड जो उसे बता रहा होता है कि जो हमारी जो कंपनी है वो फैंग ग्रुप के साथ भी काम कर रही है। ये सुनने के बाद वो हैरान होती है और बोलती है फ्रैंक ग्रुप के साथ क्यों। उसका जो सामने जो बैठा जुआ जो कलीग होता है बताता है कि फ्रैंक ग्रुप को कुछ भी नहीं आता, लेकिन अब की बार बॉस ने उनको 30% हिस्सा भी दिया उस प्रोजेक्ट का। मुझे नहीं पता है कि बॉस प्रेसिडेंट जियांग ने ऐसा क्यों किया, लेकिन ये सब खुफिया बातें जो कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ एज अ फ्रेंड होने के नाते। ये सुनने के बाद हमारी हीरोइन सोचती है कि आप क्या ये सब मिस्टर जियांग मेरी वजह से कर रहा है, क्योंकि वो मेरे परिवार वालों को अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट पे हिस्सा दे रहा है। इसके बाद वो बात को वहीं पे घुमा के बंद करके निकल जाती है कि मेरा खाना हो गया, तुम लोग एंजॉय करो अपना अपना मील। इधर जो वो होता है वो भी बोलता है सिस्टर सुई आप भी अपना मील एंजॉय करें, मुझे भी अब काम करना है, मैं जा रहा हूँ अपना ब्रेकफास्ट लेके। इसके बाद इधर हम सीन देखते हैं जहाँ पे हमारी हीरोइन मिस फेंग मछलियों को दाना डाल रही होती है और वो दुखी होती है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मिस्टर जियांग क्या मेरी वजह से मेरे परिवार वालों को प्रॉफिट कमा के देने वाला है, वो ऐसा क्यों कर रहा है। पीछे से वहाँ पे मिस्टर जियांग आ जाता है एंड वो बोलते हैं क्या तुम कंपनी की मछलियों को आज ही मार डालोगी क्या, सारा इतना सारा बहुत सारा खाना खिला के। ये सुनने के बाद वो बोलती है ऐसी बात नहीं है। और इसके बाद वो बोलता है कि तुमने जुओ के साथ ब्रेकफास्ट कर लिया। वो बोलती है तुम इतने गुस्से में क्यों हो। वो बोलता है क्योंकि मैं जेलस फील कर रहा हूँ, क्योंकि तुम हर बार
हो के शादी क्यों दिखती हो। ये सुनने के बाद वो कुछ नहीं बोलती और कहती है तुम्हारा दिमाग ख़राब है एंड इसके अलावा कुछ भी नहीं, और वहाँ से इस बात को बोल के वहाँ से चली जाती है। ये देखने के बाद मिस्टर जियांग सोचता है जो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा क्योंकि तुम्हारा पेट तो भर गया, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है क्योंकि तुम मेरी बीवी के पास कुछ ज़्यादा ही चिपक रहे हो। इसके बाद इधर हमारी हीरोइन सोचती है कि उसके हाथ में एक भी वेडिंग रिंग नहीं है। उसकी फ्रेंड बोलती है क्या तुम सिंगल हो, तो उसे झूठ बोलना पड़ता है कि हाँ वो सिंगल है क्योंकि उसके हाथ में वेडिंग रिंग तो होती नहीं। इसके बाद वो अपना काम ख़त्म करके घर की ओर आ रही होती है। इसके बाद इधर हम सीन देखते हैं रात का, जहाँ पे उसका हस्बैंड बोलता है कि क्या हो गया, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो। जहाँ पे उसे सवाल एक पूछते कि तुम बताओ क्या तुमने फैंग परिवार को इस प्रोजेक्ट में 30% का हिस्सा क्यों दिया, इसकी वजह क्या है। वो उसे बोलता है कि देखो मैंने तुमसे कहा ना कि हम लोग अब घर पे हैं, हम लोग हस्बैंड वाइफ है, बिजनेस की बातें कंपनी में करो। वो बोलती है कि एक पारिवारिक मामला है जो कि मैं तुमसे घर पे पूछ रही हूँ, लेकिन वो उसको जवाब नहीं दे रहा होता और बोलता तुम्हें इससे क्या करना है, कंपनी का मालिक मैं हूँ। और ये एक छोटी सी आम बात है जिस पे तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन वो जानती थी कि ये सब मिस्टर जियांग उसके लिए कर रहा है क्योंकि उसके घर वालों ने फोर्स किया होगा मिस्टर जियांग को कि वो फैंग परिवार को इस प्रोजेक्ट पे हिस्सा दे। अब वो उसे सुनने देने नहीं रही होती क्योंकि वो उसे क्लियर बात नहीं बता रहा होता है एंड दोनों का सर भिड़ जाता है। हमारे हीरो मिस्टर जियांग के थोड़ी पे दर्द होता है और फैंग के सर में दर्द होता है। मिस्टर जियांग बोलता है तुम ठीक हो ना। वो उस पर गुस्सा कर रही होती है कि सब तुम्हारी वजह से हो रहा, मेरे सर पे बहुत तेज़ी से लग गया। वो सहलाते हुए सब बोलता है कि देखो चिंता मत करो ठीक हो जाएगा, और इसके बाद बोलता है कि तुम साइड हट रही हो या नहीं, फिर यार मैं तुम्हें किस करूँ। ये सुनने के बाद वो सो जाती है। अब इधर हम अगले दिन का हम सीन देखते हैं। उसके सामने से एक गाड़ी निकलती है। उस गाड़ी में मिस फैंग यूपो की बहन होती है, उसकी मदर होती है, उसके फादर होते हैं, लेकिन वो तीनों एक साथ खुश होते हैं। ऐसा लग ही नहीं रहा होता कि उन्हें अपनी दूसरी बेटी की याद है भी कि नहीं है। वो समझ जाती है कि उसके घर वाले कभी भी उसको स्टार्टिंग से प्यार नहीं करते थे, वो हमेशा तीनों से एक फैमिली रहे और उसे हमेशा एक बाहर वाला माना करते थे। इसके बाद वो पास्ट का याद करती है कि जब वो छोटी थी एंड उसके फादर ने कहा था कि वो दोनों में से कोई भी एक अच्छा गिफ्ट चुन सकती है क्रिस्टल बॉल का। जब हमारी हीरोइन ने क्रिस्टल बॉल को चूज़ किया होता है तो उसकी बड़ी बहन टीना ने उसे छीन लिया होता है। जहाँ पे फैंग पूछ रही होती है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। फादर ने कहा है कि हम कोई से भी बॉल ले सकते हैं, पहले मैंने इसे देखा था क्रिस्टल बॉल को। जहाँ पर टीना ने उसे कहा था कि वो तुम्हारे फादर नहीं है, वो मेरे फादर है, तुम किसी और की बेटी हो, तुम्हें अपने फादर से मांगना चाहिए। ये सुनने के बाद तो उसकी माँ ने भी कुछ नहीं कहा था, बस माँ चुपचाप ये सब नज़ारा देख रही थी। जहाँ पे बचपन में हमारी हीरोइन मिस फैंग सोच रही थी कि फिर वो किसकी बेटी है और उसके माँ बाप कौन है। अब उसे सब सच तो नहीं पता होता है, लेकिन इन चीज़ों को सोच के दुखी होती है। इसके बाद तभी हमारी हीरोइन मिस फैंग के पास असिस्टेंट का फ़ोन आता है कि बॉस कंस्ट्रक्शन साइट गए हैं तो मैडम आप उन्हें क्या पिक कर लेंगी क्योंकि गाड़ी ख़राब हो गई है, मैं उन्हें पिक नहीं कर सकता। जहाँ वो कहती है ठीक है। इसके बाद सामने से जो मिस्टर फैंग उसकी गाड़ी को देख लेता है एंड तुरंत उसकी गाड़ी में आके बैठ जाता है और वो उससे बात करने की कोशिश ही कर रहा होता है। तभी वो देखता है कि इसका चेहरा काफ़ी दुखी दुखी सा है और वो हैरान होता है कि पता नहीं इसे क्या हो गया, वो इतनी दुखी क्यों है। वो पानी की बोतल उठाता है, पहले पानी पीने जा रहा होता है, फिर उसके फेस पे पानी की बोतल लगा देता है और उसे पूछता है कि तुम दुखी क्यों हो। ये सुनने के बाद तो वो हैरान हो जाती है और मिस फैंग मन के अंदर सोचती है कि इसे कैसे पता चल जाता है कि मैं कब खुशी हूँ, कब दुखी हूँ, कब मुझे चोट लगी, कब मुझे क्या चीज़ दिक्कत दे रही है। इसके बाद वो याद करती है कि जब उसका शादी मिस्टर जियांग के साथ नहीं हुआ था और उसकी बहन ने उसे जब परेशान किया था और वो दुखी होकर रोड पे रो रही थी, तब ऐसे ही मिस्टर जियांग उसके पास आया था और वो उसे पानी की बोतल दे रहा था कि शायद तुम्हारे लिए पानी एक बहुत लकी चीज़ बन के तैयार हो, इस पानी को पी लो। तब से वो मिस्टर जियांग को जानती थी कि मिस्टर जियांग शादी के पहले भी उसकी बहुत ज़्यादा केयर करता था और शादी होने के बाद भी वो अब भी उसकी केयर करता है। वो उससे पूछता है कि तुम इतनी दुखी दुखी सी क्यों लग रही हो। जहाँ पे वो जवाब में बोलती है कि किसने कहा कि मैं दुखी हूँ, मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अच्छा ये बताओ कि तुम अब कहाँ चलना चाहते हो, मैं तुम्हें कहाँ लेके चलूँ। ये सुनने के बाद वो उसको जवाब में बोलता है कि मैं खुद गाड़ी ड्राइव करूँगा, तुम साइड को हो जाओ। ये सुनने के बाद वो हैरान हो जाती है और कहती है तुम कहाँ जा रहे हो। फिर वो बोलता है हटोगी कि नहीं गाड़ी से, मैं ड्राइव करना चाहता हूँ, आज मेरा ड्राइव करने का मन है। इसके बाद वो दोनों सीट एक्सचेंज कर लेते हैं और वो उसे बताता है कि वो उसे घुमाने के लिए एक दूर पहाड़ों में लेके जा रहा है जहाँ पे उसका मन और मूड दोनों ज़्यादा हैप्पी और खुश हो जाएगा। ये सुनने के बाद वो बोलती है ठीक है अच्छा फिर ले चलो।
इसके बाद इधर हम सीन देखते हैं, वो एक बार टाइप के एरिया में जाते हैं। वो बोलती है बार पहाड़ों पे क्यों बना है और यहाँ पे लोग क्यों नहीं हैं और तुम मुझे यहाँ पे क्यों लेके आए हो। वो बोलता है कि तुम इतने सारे सवाल एक बार में कैसे पूछ लेती हो, और बोलता है कि ये बार मेरा है, ये बहुत ही कम चलता है, मैंने थोड़ा आराम करने के लिए, रिलैक्स के लिए इस बार को बनाया है। ये सुनने के बाद वो बोलती, तब तो तुम यहाँ पे कई बार आ चुके होगे ना लोगों के साथ। वो बोलता है अच्छा ये जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ इसे ज़रा तुम चाटो। ये देखने के बाद उसके हाथ में वो कुछ नमक टाइप का डालता है, वो उसे चाटती है और बोलती है सच में इसे चाट लूँ क्या। वो कहता है हाँ इसे चाट लो। इसके बाद वो नमक खा के देखती है, फिर उसे वो ड्रिंक देता है कि इसे पी लो, शायद ये ड्रिंक तुम्हें पसंद आएगी, और उससे पूछता है कि इस ड्रिंक का टेस्ट कैसा है। वो बोलती रुको मुझे पीने तो दो। जब वो उसे पी के देखती है तो वाकई उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, एंड वो अपने हस्बैंड को बताती है कि ये ड्रिंक बहुत ज़्यादा ही बेकार है। वो उसे तुरंत ही एक नींबू का बाइट पकड़ा देता है कि इसे भी खा लो, और भी ज़्यादा ड्रिंक का टेस्ट ख़राब होता जाता है। वो बोलती है बहुत ज़्यादा बेकार है। वो बताता है कि ये मैं पहली बार किसी के लिए खुद से ड्रिंक बना के दे रहा हूँ, नहीं तो लोग मुझे खुद ड्रिंक बना के देते हैं। वो उगल देती है, बोलती है ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं यहीं पे ही ख़त्म हो जाऊंगी, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। वो उसके इतनी नखरे देखने के बाद उसे बोलता है तुम तो मेरे काम की बुराई कर रही हो, और उसे बोलता है पानी पीने के बाद तुम तुरंत ही ठीक हो जाओगी, बस ज़्यादा पानी पी लो और तुम ठीक हो सकती हो तुरंत। इसके बाद वो पानी तो पी लेती है, लेकिन उसे वो ड्रिंक चढ़ जाती है और वो गोलमोल सी बातें करने लगती है। इधर वो उसे बोलता चलो मैं तुम्हें घर ले चलता हूँ, लेकिन वो कहती है मैं खुद जाऊँगी। एक लड़की पूछती है क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, जहाँ पे मिस्टर जियांग, और मिस फेंग कुछ नहीं बोलती। तभी वहाँ पे एक लड़का आ जाता है और मिस फेंग से उसका कांटेक्ट नंबर बोलता है कि क्या मुझे तुम्हारा कांटेक्ट नंबर मिलेगा। मिस्टर जियांग बताता है कि ये मेरी वाइफ है, और इसके बाद उन दोनों को वहाँ से जाने के लिए बोलता है। फिर कहता है कि हम दोनों चल के एक मैरिज रिंग लेंगे, चल के दोनों लोग। वो अपनी वाइफ से उसे घर ले जाता और बोलता तुमने हेयर क्यों नहीं ड्राई किया। वो बोलती क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थकी हूँ। इसके बाद वो अपना कंपनी का काम ख़त्म करती, क्योंकि मिस्टर जियांग ने उसे शाम टाइम बुलाया होता है कि हम लोगों को शॉपिंग पे जाना है। इसके बाद वो कुछ रिंग सेलेक्ट कर दिया। इधर वो उसके लिए थोड़े से एक और अलग टाइप की रिंग लाया होता है, एंड वो स्टोन होते हैं। वो बोलता है कि मैंने तुम्हारे लिए दोनों स्टोन 2 साल से संभाल के रखे थे, लेकिन तुमने उन्हें क्यों नहीं चूज़ किया। वो कहते क्योंकि वो मुझे बहुत ज़्यादा बेकार लग रहे थे, स्टोन को कौन संभाल के रखता है। लेकिन असलियत में हमारी हीरोइन को वो स्टोन पसंद थे, क्योंकि ऐसा ऐसा लगता था कि जो भी चीज़ वो चुनती है लोग उसकी वैल्यू नहीं करते, तभी उसने उन स्टोन को लेने से मना कर दिया था। इधर वो अपना कोई जैकेट वगैरह ढूंढ रही होती है, उसे वो नहीं मिल रहा होता, तो वो मिस्टर जियांग अपने विंड चीटर उसे दे देता है पहनने के लिए, क्योंकि कंपनी की तरफ से एक टूर जा रहा होता है। इधर वहाँ पे मिस्टर जो भी होता है वो बताता है कि मैंने अपने लोगों से इस सीट को चेंज करवा लिया है। इधर उसकी फ्रेंड बोल रही होती है शीशे कि तुम लोगों की जो जैकेट है बहुत ज़्यादा मैच करी, ऐसा लग रहा है कि तुम दोनों कपल्स हो। इधर मिस्टर जियांग भी हैरान हो जाता है कि जो वो इस टीम पे क्या कर रहा है, बल्कि वो तो इस डिपार्टमेंट का है भी नहीं, और ये बात वो अपने लोगों को बोलता है। इधर उसके लोग बोलते हैं हाँ वो तो हमारी टीम का है, लेकिन हमें नहीं पता कि वो उनकी टीम में क्या कर रहा है, शायद वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए गया होगा। ये देखिए हमारा हीरो कहता है गर्लफ्रेंड, तो उसके बगल वाले टीममेट्स बोलते बॉस आपको नहीं लग रहा कि उन दोनों ने जो जैकेट पहन रखी है वो बिल्कुल सेम सेम है, ऐसा लग रहा है कि जैसे वो दोनों सच में कपल्स हों, और वो लोग कपल वाले कपड़े भी पहन के आए। इसके बाद इधर हमारी हीरोइन मशरूम ढूंढ रही होती है खाने के लिए, तभी पीछे से मिस्टर जियांग आ जाता है, जिसे देख के वो हैरान होती है, उसका पैर फिसलने लगता है और वो बोलता है तुम्हारा बैग इतना भारी क्यों है। फिर उसका बैग खुद ले लेता है कि मैं तुम्हारा बैग लेके चलता हूँ, जिससे तुम्हें चलने में आराम होगा। इधर वो बैठी होती है, उसके बगल में जो भी बैठा होता है उसके लिए मशरूम फ्राई कर रहा होता है उसके खाने के लिए। तभी वहाँ पर मिस्टर जियांग आ जाता है, जो कि बताता है कि तुम्हारे बॉस तुम्हें ढूंढ रहे हैं। ये सुनने के बाद जू वहाँ से चला जाता है कि ठीक है अच्छा मुझे मेरे बॉस ढूंढ रहे हैं तो मैं जा रहा हूँ, क्योंकि मैं उस डिपार्टमेंट का हूँ। और मिस्टर जियांग आप यहाँ पर बैठ जाइए। मिस्टर जियांग सीधे मिस फैंग के बगल में बैठता है और उसे बताता है कि मेरे हाथ में चोट लगी है, तो वो उसके हाथ में दवा अप्लाई कर रही होती है, एंड दोनों का क्यूट सा मूवमेंट होता है। वो बोलता है क्या ये मशरूम सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। वो उसे देती है कि हाँ तुम्हें मशरूम खा के देखो, क्योंकि मिस्टर जैंग बहुत ही सिंपल खाना खाता था, उसे चटपटी खाने बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। वो उसे कुछ ब्रेड भी देती है, जिसे देख के मिस्टर जैंग को गुस्सा लग जाता है कि क्या मुझे बिल्कुल भूखा समझ रही है, क्या ये मेरी बेइज्जती कर रही है। वो गुस्से में उठता है और उसे ब्रेड लेके वहाँ से चला जाता है। वो सोचती पता नहीं इसे क्या हो गया, हर वक्त इतने गुस्से में क्यों रहता है। अगले दिन वहाँ पे सभी जो कंपनी के मेंबर्स होते हैं वो शूटिंग वगैरह कर रहे होते हैं, अपनी अपनी कला दिखा रहे होते हैं।
और जो भी उस पार्टिसिपेट करता है उसमें, और वो बहुत ज़्यादा अच्छे से बॉलिंग फाइटिंग वगैरह सब कुछ कर रहा होता है, निशाने पे निशाने मारे जा रहा होता है। इन चीज़ों को देख के जो मिस्टर जियांग है वो भी वहाँ पे आता है और वो भी निशाना लगा रहा होता है। एंड उसकी स्किल बाकी लोगों से बहुत ज़्यादा कमाल की होती है और अच्छी भी होती है। सभी लोग उसकी तारीफ़ कर रहे होते हैं कि मिस्टर जियांग तो हर एक जगह में परफेक्ट है, चाहे कंपनी हो, चाहे गोल्फ खेलना हो, चाहे शूटिंग हो, कुछ भी हो। इधर उसे मिस्टर जियांग दौड़ते हुए से आ जाता है। वो उसे बोलती है तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो। फिर वो बोलता है कि मेरे सर में पसीना आ रहा है, पोंछ दो। तो उसका सर में पसीना पोंछ रही होती है और बोलती है कि देखो अपना पसीना खुद साफ करो, क्योंकि कोई हमें देख लेगा तो क्या सोचेगा। सबको लगता है कि हम एक बॉस और वर्कर हैं, लेकिन असलियत कोई भी नहीं जानता। इधर उसके जूते के फीते खुल गए होते हैं तो उसके फीते बांध रहा होता है। इधर नीचे जुओ के फ्रेंड्स बोल रहे होते हैं कि अगर तुम दूसरे डिपार्टमेंट की लड़की मिस फैंग यूपो को पसंद करते हो तो जल्द से जल्द उसे प्रपोज कर दो। आज कंपनी की तरफ से मार्क्स पार्टी रखा जाएगा डांस वाला, तुम्हें सही टाइम मिल जाएगा डांस करते करते उसे प्रपोज करने के लिए। एंड ये सारी बातें मिस्टर जियांग सुन लेता है एंड वो बोलता है कि मिसिस जियांग, मिसिस फेंग जियांग, आपने सुना कि कोई आपको पसंद करने वाला और प्रपोज करने वाला है। वो सीधा गुस्से में उसे किस कर लेता है, जहाँ पे उसे समझाते हैं कि मुझे नहीं पता था कि जो मुझे लाइक करने लगेगा मैं उसे क्लियर कर दूंगी। लेकिन वो उसे वहीं पर रुकते हुए बोलता है और कहता है कि जो आज डांस पार्टी होगी तुम उस डांस पार्टी में बिल्कुल भी नहीं जाओगी। अगर जाओगी तो तुम किसी के साथ डांस मत करना, क्योंकि अगर तुम किसी के साथ डांस करते हुए मिल गई तो मैं तुम्हें छोड़ने नहीं वाला। और उसे ये बात बता के जाता है। इधर नाइट के टाइम पे डांस पार्टी अरेंज की जाती है। वह ब्यूटीफुल सी ड्रेस पहनी होती है और पास में याद कर रही होती है कि मैंने पहली बार एक बंदे के साथ डांस किया था और वो बहुत ज़्यादा जेंटलमैन आदमी था। पता नहीं उस डांस पार्टी के बाद वो आदमी कहाँ गया और वो कैसा होगा। जब वो मेरे पास आया था डांस के लिए तब मैंने उसको बताया था कि मुझे डांस नहीं आता था, तब भी उसने मेरे साथ डांस किया जबकि मैं पार्टी में अकेली बैठी थी। पता नहीं वो आदमी कहाँ होगा। और वो इन चीज़ों को याद कर रही होती है कि वो मेरा पहला डांस था जो कि वाकई बहुत ज़्यादा अच्छा था। उसको जो वो आवाज़ दे रहा होता है कि मिसिस फैंग मैं इधर हूँ, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। लेकिन हमारी हीरोइन को लगता है कि ये मुझे प्रपोज करने वाला है, तो वहाँ से वो भाग जाती है। एंड उसके पीछे पीछे मिस्टर जियो भी उसे ढूंढते हुए आ रहा होता है। इधर सामने मिस्टर जैंग उसका हाथ पकड़ लेता है एंड वो बोलता है कि तुम कहाँ भाग रही हो। जहाँ पे उसे बताती है कि जो हमारा जो कलीग डिपार्टमेंट वाला है जो वो मेरा पीछा कर रहा है मुझे प्रपोज करने के लिए। ये सुनने के बाद वो बोलता है कि वो तुम्हें ढूंढ नहीं पाएगा एंड उसे खींच के अपने साथ ले जाता है। एंड इसके बाद वो बोलता है कि डांस का टाइम स्टार्ट हो गया, चलो हम तुम यहाँ पे डांस कर लेते हैं क्योंकि तुम मेरी वाइफ हो। वो उसे बोल रही होती है कि मुझे डांस करना नहीं आता, मैंने हील्स पहन रखी है। वो उससे पूछता है कि तुम मुझे बताओ कि तुमने पहला डांस किसके साथ किया था। ये सुनने के बाद वो सोचती है अगर मैं ऐसे बताऊंगी कि मैंने किसके साथ किया था डांस तो क्या गुस्सा तो नहीं करेगा। वो बोलता है बताओ ना। जहाँ पे वो बताते हैं कि मैंने किसी के साथ पहला डांस किया था जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा था और बहुत ही जेंटलमैन आदमी था। वो समझ जाती है कि कहीं ये बंदा मिस्टर जियांग तो नहीं है। वो उसे बोलता है कि हाँ मेरी प्यारी कैटी, वो बंदा मैं ही हूँ। ये सुनने के बाद तो उसे विश्वास ही नहीं होता। इसके बाद उसे वहाँ से वो छोड़ के अपनी फ्रेंड के कमरे में चली जाती है। उसकी फ्रेंड तो डर जाती है कि कौन बैठा है कमरे के अंदर। वो तुरंत ही लाइट ऑन करती है। हमारी हीरोइन बोलती है मैं हूँ तुम्हारे कमरे में सिसी। सिसी बोलती है क्या कर रही हो फैंग यार, अगर तुम कमरे में बैठी थी तो तुम लाइट ऑन कर लेती। अच्छा खासा मैं डर गई। फिर ये बताओ तुमने जुहो के प्रपोजल का क्या किया। वो बोलती क्योंकि मैं उसे लाइक नहीं करती तो मैं उस प्रपोजल को कैसे एक्सेप्ट कर लूँ। इसके बाद अगले दिन मेड पूछती है मैडम आप कहाँ जा रही हो। वो कहती है मैं बाहर जा रही हूँ, बस ये बात मेरे घर वालों को मत बताना। मेड कहती है ठीक है मैडम। इधर हमारा हीरो पूछता है वाइफ के बारे में तो वो बता देती है कि मैडम सूटकेस लेके चली गई, शायद वो गुस्से में होंगी, आपको उन्हें ढूंढना चाहिए। लेकिन वो बोलता है नहीं उसे छुपने दो, मैं उसे ढूंढने नहीं वाला। वो जब उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो वो खुद आ जाएगी। इधर वो उन्हीं पहाड़ में गया होता है अपने दोस्त के साथ, अपना दोस्त को बता रहा होता है, सारी प्रॉब्लम शेयर कर रहा होता है कि मैं अपनी बीवी को बहुत ज़्यादा लाइक करता था और शादी के पहले मैं उसे कई बार टिकट देता था मूवी की, लेकिन वो टिकट्स अपनी बहन को दे दिया करती थी। इधर ये सीन कट होता है जहाँ पे हमारी हीरोइन का असिस्टेंट मिलता है और बोलता है कि बॉस उस ये कंस्ट्रक्शन साइट जा रहे हैं तो आप इसी गाड़ी में बैठ जाइए। वो गाड़ी में बैठ जाती है एंड
वो उससे पूछता है कि तुम मुझे ये बताओ कि तुम घर क्यों नहीं आ रही। तभी गाड़ी का ब्रेक लगता है क्योंकि सामने एक बिल्ली आ जाती है तो उसके सर पे चोट लग जाता है। वो उसे बोलता है तुम ठीक हो ना, तुम्हारे सर पे ज़्यादा चोट तो नहीं आई। वो बोलती है मैं ठीक हूँ। वो उसे बोलता है कि तुम घर क्यों नहीं आ रही। वो बोलती है कि मैं अभी वर्क कर रही हूँ। वो बोलता है ठीक है, फिर मैं बॉस के नाते पूछ रहा हूँ कि तुम अपने घर कब जाओगी मिस फेंग। जहाँ पे वो जवाब में बोलती है कि जब मेरा मन होगा घर जाने का तब मैं चली जाऊँगी प्रेसिडेंट जियांग। इसके बाद दोनों कंस्ट्रक्शन साइट जाते हैं, काम देख रहे होते हैं कि सब कुछ यहाँ पे अब कैसा होगा। इधर वो नोटिस करता है कि उसकी वाइफ मिस फैंग को ठंड लग रही है तो अपने असिस्टेंट को बोलता है कि जाओ जाके उसे कोट दे दो। तो ये कोट वो पहन लेगी। असिस्टेंट सेम वैसा ही करता है। मिस फैंग के पास मिस्टर जैंग का कोट आ जाता है। अब वो वापस आते समय उसका कोट उसे वापस कर देती है और अपने अपार्टमेंट में चली जाती है। इधर उसके अपार्टमेंट में मिस्टर जियांग आ जाता है, जिसे देखने के बाद वह हैरान होती है। वो उसके लिए कोट लेके आया होता है। वो हैरान होती है कि मेरे पास कोट की कमी नहीं है, तुम यहाँ पे क्यों आए हो और तुम्हारे विला की तरीके है, विला इतना बड़ा भी नहीं है और ना यहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल है। वो बोलता है कोई बात नहीं। इसके बाद उसे कोट पहनाता है। वो उसे बोलती है अच्छा ठीक है, तुम कब जाओगे। वो बोलता है बाहर बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिर रही है, मुझे ठंड लग जाएगी। लेकिन वो उसे लेके जा रही होती है। फिर बताती है कि मेरी बिल्ली खो गई है तो उसकी बिल्ली ढूंढने की बात करता है और वो मिस फैंग की बिल्ली को ढूंढ भी लेता है। जहाँ पे उसे बोलता है कि हम इसे तुरंत ही हॉस्पिटल ले चलते हैं। डॉक्टर बोलते हैं कि ये बिल्ली खतरे के बाहर है और इसे जल्दी बचाया जा सकता है, आप लोग चिंता मत कीजिए, ये ठीक हो जाएगी 2-3 दिनों में, फिर आप इसे ले जाइएगा। इसके बाद वो बोलता है ठीक है फिर, अच्छा मैं जाऊँ। उसे लगता है कि मिस्टर जियांग ने आज उसकी बहुत ज़्यादा मदद करी है और बाहर बहुत ज़्यादा बर्फ़ हो रही है तो इतनी रात में उसे घर वापस नहीं जाना चाहिए। मैं उसे अपने साथ अपने घर ले चलती हूँ, कल वो मॉर्निंग में खुद घर चला जाएगा। यही सब सोच के वो उसे बोलती ठीक है तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। ये सुनने के बाद तो मिस्टर जियांग बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि ये तो एक अच्छा मौका मिल गया। वो रात में देखता है कि फ्रिज में बिल्कुल भी खाना नहीं। वो उसे पूछता है, जहाँ पे जवाब में बताती है कि मैं ऑनलाइन खाना मंगा लेती हूँ। वो बोलती है सब तुम जानबूझ के कर रहे थे ना, तभी तुम जानबूझ के रात में मेरे घर आया। वो बोलता है तुम मुझे किस टाइप का इंसान समझती हो। वो उसे बोलती क्या मैं समझी। वो उसे बोलता है तुम मुझे लव करती हो कि नहीं करती हो। वो उसे बोलती है क्योंकि मुझे कभी लगता था कि जो तुम मूवी की टिकट्स बेचते थे वो सिर्फ मेरी बहन के लिए, क्योंकि तुम मेरे रिश्ता पहले जो तय हुआ था मेरी बड़ी बहन के लिए हुआ था। मुझे नहीं पता चला कि तुम मुझे कभी प्यार करते थे। तो मुझे ऐसा लगता था कि हर चीज़ मेरी बड़ी बहन को अच्छी मिलती है तो शायद ये शादी भी मेरी बड़ी बहन के लिए होगी, ये मूवी की टिकट भी मेरी बड़ी बहन के लिए होगी। तभी मैं सारी मूवी की टिकट अपनी बड़ी बहन को भेज दिया करती थी। ये सुनने के बाद वो उसे पूछता है तब कि इसका मतलब है कि तुमने मुझे कभी भी रिजेक्ट नहीं किया। वो कहती नहीं, मैंने तुमको कभी भी रिजेक्ट नहीं किया। मुझे पता है कि हम दोनों के बीच में बहुत सारी गलत फहमी है, क्योंकि मुझे हमेशा लगता रहता है कि ये सिर्फ एक बिजनेस शादी है और बाद में हम कभी डिवोर्स हो के अलग हो जाएंगे। लेकिन मुझे नहीं पता था कि हमारी शादी में कि तुम मुझे बहुत पहले से लव करते थे। वो बोलता है कि मैं तुम्हें बहुत पहले भी लव करता था, मैं अभी भी करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। मैंने तुम्हारी कभी भी बहन को पसंद नहीं किया और मैं तुम्हें हमेशा से पसंद करता था मेरी प्यारी किटी। और इसके बाद वो बोलता है कि अब से हम दोनों के बीच में बिजनेस नहीं बल्कि ओनली फीलिंग्स रहेगी। और वो दोनों साथ हो जाते हैं, उनकी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्लियर हो जाती है। ड्रामा ख़त्म। थैंक यू।